हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है हॉनेस्ट रिव्यू बाय समीर। आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ में जिसको बोलते हैं रैम। ये जो वीडियो है ये रैम के जो कंप्यूटर का पार्ट होता है, बेसिकली जो सबसे मेन पार्ट होता है जिसकी वजह से आपके सिस्टम में डिस्प्ले आता है, वो है रैम। आज इसका वीडियो आज हम करेंगे और इसमें देखेंगे, जानेंगे कि ये किस तरह से काम करती है और इसके अंदर जो है क्या-क्या ख़ासियत होती है और किस वजह से आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड होती है, वो किस वजह से बढ़ती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग यूज़ करते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, वो सभी लोग जानते होंगे कि रैम का क्या यूज़ होता है। लेकिन जो मैं आज बताने वाला हूँ, वो थोड़ी-सी डीपली इन्फॉर्मेशन दूँगा इस रैम के बारे में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम उठाते हैं एक मदरबोर्ड जिसमें ये यूज़ होता है। ये देखिए, ये मदरबोर्ड है और ये यूज़ जो होती है रैम, वो होती है इन स्लॉट्स में। पहले मैं स्लॉट्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये जो स्लॉट्स हैं, ये हर मदरबोर्ड में होता है क्योंकि इसमें रैम लगाई जाती है। ये जो स्लॉट्स होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं कट, ये हर स्लॉट में कट होते हैं। हर मदरबोर्ड में जो भी स्लॉट होगा उसमें ये कट रहेंगे, क्योंकि ये जो कट होते हैं ये रैम, जो आप देख रहे हैं ये रैम में कट होता है, इसलिए उसमें भी कट है। क्योंकि जब हम इस तरह से लगाते हैं तो इन कट के बीचों बीच रैम का जो स्लॉट आना चाहिए, क्योंकि जब ही आप इसको लगा पाओगे। अगर आप इसको उल्टा लगाओगे तो नहीं आएगा। जब आप लगाओगे तो रैम के कट से बिल्कुल मैच खाता हुआ ये कट होना चाहिए, जब ही आप इसको लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने लगाया और ये इसको इस तरह से पुश कर देना, ये रैम लग चुकी है। अब ये आसानी से निकलेगी नहीं। तो ये जो स्लॉट होते हैं, इसमें कट दिया होता है और कट इस रैम के हिसाब से दिया होता है कि ये रैम जो है DDR2 है। तो DDR2 का जो रैम का कट होता है, वो थोड़ा-सा हल्का इधर होता है। अगर DDR3 लेके आएँगे, ये कट थोड़ा-सा आगे बढ़ जाएगा। DDR4 लेके आएँगे तो वो कट आगे बढ़ जाएगा। तो कभी भी रैम लेने जाएँ, तो सबसे पहले ये जान लें कि आपकी जो रैम है वो DDR1 है या DDR2 है या DDR3 है। क्योंकि दुकान वाला जो होता है वो यही सबसे पहले आपसे सवाल करेगा कि कौन सी रैम चाहिए, DDR1 चाहिए या DDR2 या DDR3। तो आप ये जान लें कि कौन सी रैम आप लेने जा रहे हैं, पहला ऑप्शन। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप कितने जीबी की रैम लेने जा रहे हैं। तो आप अपने मदरबोर्ड के हिसाब से देख लें कि आपका जो मदरबोर्ड है वो कितने जीबी रैम एक्सेप्ट करेगा, या आपका CPU कितनी जीबी रैम एक्सेप्ट करेगा। आप कभी भी रैम लेने जाइए तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो CPU है, कौन-सा जनरेशन का है। ड्यूल कोर है, कोर टू ड्यू है, कोर i3 है, कौन-सा है। अगर आप P4 में 4 जीबी रैम लगाएँगे, तो वो उस हिसाब से स्पीड नहीं बनाएगा, क्योंकि आपका प्रोसेसर स्लो है। आपने रैम हाई लगा दी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए चाहे रैम अच्छी हो, प्रोसेसर स्लो हो, तो भी स्पीड नहीं बढ़ती है, या प्रोसेसर हाई हो और रैम स्लो हो, 1 जीबी की हो या 2 जीबी की हो, तो भी स्पीड नहीं बढ़ेगी। दोनों को ही देखना पड़ता है कि आपका जो रैम और CPU, वो दोनों ही कौन-सी जनरेशन के हैं। जब आप रैम बढ़ाइए तो स्पीड आपको प्रॉपर अच्छी मिलेगी। तो ये हो गई रैम की बात और प्रोसेसर की बात। हम इसको हटा देते हैं। अब आप बात आते हैं कि ये जो रैम है वो कितने प्रकार की होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रैम जो बेसिकली आती है वो 2 प्रकार की आती है। एक आती है स्टैटिक रैम और एक आती है डायनेमिक रैम। तो जो स्टैटिक रैम होती है वो बहुत ही महंगी होती है, लेकिन उसमें एक ख़ासियत होती है कि वो बहुत ही अच्छी स्पीड में आती है। स्पीड बहुत होती है, लेकिन उसका यूज़ होता ही नहीं है, क्योंकि वो उतनी कॉस्टली होती है कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे जो कंप्यूटर में यूज़ होती है, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में जो भी रैम यूज़ होती है, वो होती है डायनेमिक रैम। कौन-सी होती है? डायनेमिक रैम। तो जो डायनेमिक रैम होती है, उसकी स्पीड जो होती है वो स्लो होती है, लेकिन उसके लिए एक ख़ास बात ये होती है कि जब भी स्टैटिक रैम जो होती है उसका एक छोटा-सा पार्ट डायनेमिक रैम के लिए लगा दिया गया है, जिससे कि उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाए। डायनेमिक रैम की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, जिससे कि डेटा का जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है CPU तक और CPU से रैम तक, वो बहुत ही फ़ास्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊँ, ये रैम है और एक CPU है। CPU के बीच में एक स्टैटिक रैम कर दी जाती है, छोटा टुकड़ा, जिससे कि
रैम से जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो फास्ट हो जाए। अब स्टैटिक रैम क्या काम करती है, वो करता है एक तरह से, उसको कैच मेमोरी भी बोलते हैं। वो कैच मेमोरी क्या काम करती है कि इस डायनेमिक रैम से जो भी डेटा सीपीयू तक पहुंचना होगा वो स्टैटिक रैम पहले ही लेके रख लेती है, जिससे कि देर ना हो डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 10 लोग कोई भोजन कर रहे हैं और आपको 1 लोग बनाने वाला है खाने को, तो उसमें क्या 10 लोग जब बना रहे हैं तो स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि 1 लोग बना रहा है, 10 लोग खा रहे हैं। तो इस कैच मेमोरी का सीधा सा सिंपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक ड्रम रख लिया, ड्रम में आपने पहले से ही रोटी रख ली काफ़ी सारी। तो अब होगा क्या कि 10 लोग बैठ जाएँ चाहे 20 लोग बैठ जाएँ खाने के लिए, तो होगा क्या, कोई भी बंदा जाएगा, ड्रम से रोटी निकालेगा और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 10 लोगों में। तो रुकना नहीं पड़ेगा, जो 10 लोग खाना खा रहे हैं उनको हाथ नहीं रुकेगा, वो खाते जाएँगे। तो इसी तरह से कैच मेमोरी का काम होता है। वो कैसे कि कोई भी डेटा जो होता है डायनेमिक रैम तक आता है, डायनेमिक रैम से पहले ही कैच मेमोरी डेटा को ले लेता है। तो कैच मेमोरी जब डेटा को ले लेता है, जो भी इन्फॉर्मेशन सीपीयू को चाहिए होगी, वो पहले ही कैच मेमोरी अपने अंदर स्टोर कर लेती है, उसके बाद में सीपीयू के पास भेज देती है जो भी उसको डेटा चाहिए होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो पुराने सिस्टम होते थे, उसमें क्या होता था कि आपने बहुत सारी चीज़ें खोल दी, गाने भी सुन रहे हो, आप ब्राउज़र भी खोल रहे हो, नेट भी चला रहे हो, तो क्या होता था कि सिस्टम हैंग हो जाता था। मतलब वो समझ नहीं पाता था कि अब क्या करूँ, क्योंकि डेटा ही नहीं मिल रहा है, उसको रुकना पड़ रहा है सीपीयू को, वो आगे पास ही नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या हैंग हो जाता था इस वजह से। लेकिन आजकल क्या है कि जनरेशन आगे हो गई है, ड्यूल कोर सीपीयू आ गए हैं, उसमें कैच मेमोरी लगी हुई है, सीपीयू में भी, रैम में भी आ रही है। तो इस वजह से क्या होता है कि कैच मेमोरी सिर्फ यही काम करती है कि डायनेमिक रैम से जो भी डेटा होता है वो कैच मेमोरी पहले ले लेती है, फिर उसके बाद में सीपीयू को देती जाती है उसके अकॉर्डिंगली। तो आपका जो भी काम होता है आप फटाफट करते जाते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा वो इधर खोला, इधर से आपने ब्राउज़र खोला, इधर से आपने गाने भी सुन रहे हो, तो सारा कभी सिस्टम हैंग नहीं होता, जो अच्छी जनरेशन में होगा। कोर i2, कोर आई ड्यूल कोर, कोर i3, कोर i7, कोर i5, ये बहुत ही हाई जनरेशन के सीपीयू हैं। तो ये सीपीयू का रैम का जो काम होता है, वो ये वोलेटाइल, इसको मेमोरी भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि जब तक आपके सीपीयू में करंट रहता है, जभी तक इसका काम रहता है। उसके बाद में इसमें जितना भी डेटा होता है वो इरेज़ हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ये कोई स्टोरेज मेमोरी नहीं होती है, ये जभी तक काम करती है, जभी तक स्टोरेज रखती है अपने अंदर डेटा, जब तक कि वोल्टेज आ रहा है आपके कंप्यूटर में, जब तक करंट आ रहा है, जब तक आपका कंप्यूटर चालू है, जब तक इसके अंदर डेटा रहता है, उसके बाद डेटा नहीं रहता है। तो ये एक इसका जो काम होता है मेमोरी का, रैम का, ये होता है। रैम की फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। कैच मेमोरी की वजह से जो स्पीड आती है वो बढ़ चुकी होती है सीपीयू में। ये कैच मेमोरी फुल नहीं लगाते, क्योंकि कैच मेमोरी का जो रेट होता है वो बहुत ही हाई होता है आपका स्टैटिक रैम का, इसलिए डायनेमिक रैम ही लगाई जाती है अपने सीपीयू में। जैसे आप सीपीयू बंद करते हैं तो इसके अंदर से डेटा चला जाता है, और इसमें जब भी इसमें कोई ख़राबी आती है तो आपका डिस्प्ले सबसे पहले जाएगा। मान लीजिए आपका ये प्रॉब्लम दे गया, ये फूक गई या इसमें कोई ख़राबी आ गई, तो आप जब भी सीपीयू ऑन करेंगे तो आपके सिस्टम पर डिस्प्ले नहीं आएगा। आप चेक कर लें कि आपका वीजे केबल, आपका पावर केबल सब सही लगा है। आप सबसे पहले जब भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है इन सब चीज़ों के सही होने के बाद भी, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे रैम को। जब आप रैम चेक करेंगे जभी आपको पता चलेगा कि डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है। कभी-कभी इसको साफ़ करके लगा देने से ही डिस्प्ले आ जाता है, डस्ट से की वजह से प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाता ये स्लॉट के साथ में, तो डिस्प्ले चली आती है। आप इसको साफ़ करिए और लगाइए, हो जाएगा ये। सर मैं इस वीडियो के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये कंप्यूटर से रिलेटेड था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से मैं वीडियो आगे लाता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।